हेलो दोस्तों, मैं राहुल टैगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कुछ टाइम से आपकी करंट अफेयर की क्लासेस बंद थी, थोड़ा सा मैं बाहर गया हुआ था, तो अब उन क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं हम आज की अपनी करंट अफेयर क्लास की। और आज 8 मई का करंट अफेयर हम देखेंगे। बाकी 7 अप्रैल का तुमने मॉक ड्रिल तो देख ही लिया होगा, कैसे कैसे चीज़ें की थी हमने। युद्ध की स्थिति में हमको क्या क्या करना है, ये सब सिखाया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था उस चीज़ का। तो बढ़ते हैं हम आज की करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ, एग्जाम कोई भी हो इससे बाहर कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि मई 2025 को भारत के कितने जिलों में राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। तो पहली बात तो मॉक ड्रिल होता क्या है और इसको कब आयोजित किया जाएगा। मॉक ड्रिल की हम बात करें तो ये कब कब आयोजित हुई है, तो ये 7 मई को आयोजित हुई। कब हुई? 7 मई को। कब आयोजित हुई? 7 मई को इसको आयोजन किया गया। किसका? मॉक ड्रिल का। किसका आयोजन किया गया? मॉक ड्रिल का। कब किया? 7 मई को इसका आयोजन किया गया। अच्छा, मॉक ड्रिल में क्या होता है, मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों मतलब अ, आयोजन किया गया इसका मॉक ड्रिल का। अभी आपने देखा ही होगा पहलगाम में जो हमला हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उन आतंकियों का पाकिस्तान के साथ संबंध है, पाकिस्तान में उनका ठिकाना है। तो इस अनुमान के आधार पर मतलब युद्ध जैसी स्थिति ना बने आगे। तो अभी आपने कल देखा ही होगा, परसों की कल की रात में कैसे भारत ने 24 मिसाइलें छोड़ी हैं 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर 9 मिसाइलें छोड़ी अलग अलग। पाकिस्तान में जो आतंकी थे उनके ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। तो बढ़ते हैं उसी के लिए मतलब मॉक ड्रिल आयोजित किया था कि युद्ध जैसी स्थिति बनती है, अगर युद्ध होता है तो कैसे हम नागरिकों को बचा सकते हैं और कैसे हम खुद की सुरक्षा करें। तो इसके लिए मॉक ड्रिल कराया गया था। तो इस मॉक ड्रिल को कितने जिलों में इसका आयोजन किया गया था? तो 144, 200, 244 या 300। तो कितने जिलों में इसका आयोजन किया गया था? तो 244 जिलों में इसका मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। कितने जिलों में? 244 जिलों में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था मॉक ड्रिल का? मॉक ड्रिल क्यों कराया गया था? तो आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और आपदा जैसे स्थित प्रतिक्रियाओं में हम कैसा रिएक्शन देते हैं, मतलब कितनी जल्दी हम अपने आप को बचाव कर पाते हैं, कैसे लोगों को बचाते हैं, इसके इस उद्देश्य से मॉक ड्रिल कराया गया था। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ। इसमें क्या था कि सायरन बजता है और कैसे हम सुरक्षित जगहों पर जल्दी जाके बचाएं, लोगों को सुरक्षित जगह पे चले जाएं। तो यही सब इसमें बताया गया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत सरकार ने 7 मई 2025 को देश भर के 244 जिलों में, कितने जिलों में? देश भर के 244 जिलों में, देश भर के 7 मई को, कब? 7 मई को 2025 को देश भर के 244 जिलों में एक राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, कौन सी? सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की है, जिसका उद्देश्य क्या है? आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना इसका उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अंगोला और भारत के बीच किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौता समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अभी अंगोला के राष्ट्रपति, तो इसके अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लॉरेंस भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। कौन? अंगोला के राष्ट्रपति। अंगोला के राष्ट्रपति भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए। कब से कब तक? 1 से लेकर 4 मई तक। कब से कब तक आए हुए थे? 1 से लेकर 4 मई तक अंगोला के राष्ट्रपति आए थे। कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? जोआओ लॉरेंस। कौन है? जोआओ लॉरेंस। कौन है अंगोला के राष्ट्रपति? जोआओ लॉरेंस। तो ये अंगोला के राष्ट्रपति अभी 4 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हुए थे, जोआओ लॉरेंस। तो इन्होंने भारत और अंगोला के बीच इनके महत्वपूर्ण समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो किस कौन कौन से वो समझौते हैं? रक्षा, शिक्षा और अंतरिक्ष, या स्वास्थ्य, व्यापार और खेल, या फिर आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति, या फिर पर्यटन, विज्ञान और ऊर्जा। तो किस किस पर हस्ताक्षर किए? तो आयुर्वेद, कृषि और सांस्कृतिक।
आयुर्वेद, कृषि और सांस्कृतिक के क्षेत्र में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं कि कैसे दोनों देशों एक दूसरे का सहयोग और लक्ष्यों को प्राप्त करें। और चिकित्सा क्षेत्र को, इसका उद्देश्य क्या है, चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा इससे, इसका उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लॉरेंस ने मई 2025 में, कब, मई मई 2025 में राजकीय भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति, कौन, आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करना और साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। दोनों देशों के बीच सहयोग करना, सहयोग गहरा करना और साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं तो इंडेक्स के, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के साथ साथ हम कुछ और इंडेक्स भी देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स। और तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में अपनी रैंक क्या है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अपनी रैंक क्या है, एशिया पावर इंडेक्स में अपनी रैंक क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन सब में इंडिया की रैंक क्या है ये हम देखेंगे। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 2024 में 159 थी। कब, 2024 में, 2024 में वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 थी, जो अभी 2025 में 151 हो गई है। कितनी हो गई है, 151 हो गई है 2025 में। थोड़ा सा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत ने सुधार किया है, तो अभी कितनी हो गई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 151। अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। क्या है, 105। कितने देशों में से 105 है, 127 देशों में से 105 है। कितने में से, 127 देशों में से। अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक थर्ड है। कितनी है, थर्ड। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए, एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो थर्ड है। कितनी है, थर्ड। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, थर्ड। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। कितने में से, 195 में से। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो मैंने आपको बताए, देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह 2024 की रैंक 159 से 8वें स्थान, 8 स्थान का सुधार है। कितने स्थान का सुधार है, 8 स्थानों का सुधार है। यह इंडेक्स रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन वह अब भी उन देशों में है जहां प्रेस स्वतंत्रता गंभीर खतरे में है। अब भी भारत ऐसी स्थिति में है जहां प्रेस स्वतंत्रता गहरे खतरे में है। अगर हम बात करें तो इसको, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इंडेक्स को जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, आरएसएफ। कौन जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो आरएसएफ इसको जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित कर आधिकारिक रूप से घोषित किया है? तो किसने किया? चीन ने, जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने दुनिया में पहली बार जीनोम संपादित चावल की किस्मों को विकसित किया है और इसको आधिकारिक रूप से घोषित किया है। अच्छा, इसकी घोषणा कब की हुई? इस जीनोम संपादित चावल की तो 4 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई। कब हुई? 4 अप्रैल को। कब हुई इसकी घोषणा? 4 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई। ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एक सेकंड। कब इसकी घोषणा हुई? 4 अप्रैल को। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की? इसकी घोषणा की बात करें हम, किसने की इसकी घोषणा? तो इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा हमारी कृषि किसान कल्याण मंत्री डॉक्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की थी। किसने की? कृषि कल्याण मंत्री, कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। इसकी घोषणा किसने की थी? श्री कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की थी। किसकी? जीनोम संपादित चावल की। अगर हम बात करें तो ये इसकी कितने किस्में लॉन्च हुई थी इसकी? तो इसकी 2 किस्में लॉन्च की गई थी। कितनी किस्में लॉन्च की गई थी? 2 किस्में इसकी लॉन्च की गई थी। क्या कौन कौन सी हैं वो 2 किस्में? बताइए। 2 किस्में कौन कौन सी है चावल की? बताइए। DRR राइस 100 और पूसा राइस। कौन सी है वो 2 किस्में? पूसा राइस, पूसा राइस। ये 2 किस्में अभी लॉन्च की गई हैं चावल की। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इससे फायदे क्या क्या होंगे? इसके फायदे की बात करें तो इसके फायदे की बात करें, चावल की उपज में वृद्धि होगी। क्या होगा? इससे चावल की उपज में वृद्धि होगी और पानी कम लगेगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। चावल की उपज में भी वृद्धि होगी, पानी भी कम लगेगा। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। भारत रत्न श्री सुब्रमण्यम जी का जो NASL सभागार है, उसमें इसका आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? तो भारत में हुआ है। कहाँ पे? जीनोम संपादित चावल को कहाँ पे विकसित किया गया है? तो भारत में विकसित किया है। भारत की आपको राजधानी पता ही होगा, दिल्ली है। करेंसी करेंसी रुपया है। चीन, चीन की हम बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? चीन की करेंसी है युआन। क्या है? युआन। अमेरिका, अमेरिका की, जापान की हम बात करें तो जापान की कैपिटल और करेंसी क्या है? जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। क्या है जापान की कैपिटल? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। अमेरिका की कैपिटल और करेंसी क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर अमेरिका की करेंसी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास कर उन्हें आधिकारिक रूप से घोषित किया है। यह चावल अधिक उत्पादकता और जलवायु सहनशीलता जैसे गुणों में युक्त है। यह पारंपरिक GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक तकनीक से अलग है और इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित माना जाता है। क्या है कि इससे चावल की वृद्धि होगी, उपज में वृद्धि होगी, चावल की उपज में। और पानी भी, ये चावल कम लगेगा, इसमें पानी भी कम लगेगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की स्थिति को मनाया जाएगा? विश्व अस्थमा दिवस। तो विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 7 मई के कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सारा चारों दिवस बताइए आप, कौन से दिवस मनाया जाता है? अगर हम बात करें 1 मई को, तो 1 मई को तो आपका ही दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा? अरे भाई, सब बेरोजगार मजदूरी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दिल पे तो नहीं लग रही किसी के? अच्छा, 5 मई को कौन सा
डे मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स मिडवाइफ्स डे। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स डे। अगर हम बात करें 6 मई की, तो 6 मई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? 6 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, कौन से? एक तो नर्स दिवस मनाया जाता है, दूसरा विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व अस्थमा दिवस। कब मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस? 6 मई को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई को। अच्छा, 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस, 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। अच्छा, इसको अस्थमा दिवस को क्यों मनाया जाता है? अस्थमा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि इसका जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवा सके हम, इसलिए इसको बनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह दिन 6 मई को पड़ रहा है। इसका उद्देश्य अस्थमा में के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बेहतर देखभाल एवं प्रबंधन बढ़ाना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही 6 मई को बनाया जाएगा। ये क्या है, साल के मई जो महीना आता है ना अपना, उसके पहले मंगलवार को ये तो मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। तो बढ़ते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम बात करें एयर मार्शल बी आर चौधरी को नियुक्त किया गया है, या फिर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को नियुक्त किया गया है, या फिर एयर मार्शल अनिल चौधरी जी, या फिर एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया जी को नियुक्त किया गया है वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को। अच्छा, इनकी नियुक्ति कब हुई? इनकी नियुक्ति की बात करें तो 2 मई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई। 2 मई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई। इनकी महत्व 1999 के कारगिल युद्ध में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इनके विमान उड़ाने की बात करें तो इन्होंने कितने घंटे तक, इनका अनुभव की बात करें विमानों के, तो इन्होंने लगभग 3600 घंटे तक विमान, अलग अलग विमान उड़ाए हैं। 3600 घंटे से अधिक, 3600 से घंटे से अधिक विमान उड़ाए। अगर हम इनकी बात करें सम्मान की, तो इनको अभी तक कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? सम्मान बताइए इनको अभी तक कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी को कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया है? तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिल चुका है। सेवा मेडल 2025। अति विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिल चुका है। ये कब मिला था? ये 2022 में मिला था इनको। और कौन सा सम्मान इनको मिल चुका है? और हम इसकी सम्मान की बात करें तो वायुसेना मेडल, वायुसेना मेडल भी इनको मिल चुका है। वायु सेना मेडल इनको मिल चुका है। ये कब मिला था इनको? ये मिला था इनको 2008 में। ये 2022 है। अति विशिष्ट सेना मेडल कब मिले था? 2022 में। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। और वे एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं और इन्हें एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन और कमांड की जिम्मेदारियों का अनुभव भी है। और उनका यह पदभार वायुसेना की रणनीतिक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करेगा। इससे क्या होगा? वायुसेना की रणनीतिक जो क्षमताएं हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वर्षगांठ, 58वीं वार्षिक बैठक किस देश में हुई है? एडीबी की हम बात कर रहे हैं। एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित हुई है? एडीबी की हम बात करें तो एडीबी की स्थापना कब हुई थी पहले तो, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एडीबी की स्थापना कब हुई थी?
तो एडीबी की स्थापना, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और एडीबी क्या काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो एडीबी की स्थापना की बात करते हैं, एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी एडीबी की स्थापना? 1966 में। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट। एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें एडीबी की हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मनीला में है। जो कि कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। अच्छा, हम बात करें एडीबी की, इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं? एडीबी में कितने सदस्य देश हैं? तो एडीबी में 68 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं एडीबी में? तो एडीबी में 68 सदस्य देश हैं। और एडीबी क्या है करता है? इसमें 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र, 19 गैर सदस्य हैं। 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं वो शामिल हैं, और 19 गैर, और 19 गैर क्षेत्रीय देश शामिल हैं इसमें। अगर हम एडीबी की बात करें, ये काम क्या करता है एडीबी, एडीबी का काम क्या होता है, तो एडीबी की हम बात करें तो एडीबी एक बहुविपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या करता है एडीबी? जो एशिया के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको ऋण प्रदान करता है एडीबी। क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। और जो गरीब देश है उनसे कम ब्याज को वह ऋण देता है, और जो थोड़े से मध्यम जो देश हैं उनको थोड़ा सा अधिक ब्याज पे ये ऋण देता है। कौन? एडीबी। और ये आर्थिक विकास और स्थिति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ, किस देश में हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? इटली में हुई है। कहाँ पे हुई है 58वीं वार्षिक बैठक इसकी? इटली में हुई है। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली की कैपिटल क्या है, इटली की करेंसी क्या है? तो इटली की कैपिटल है रोम। क्या है इटली की कैपिटल? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। अच्छा, फ्रांस की कैपिटल और करेंसी क्या है? तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी भी यूरो है। क्या है फ्रांस की करेंसी? यूरो। जापान की कैपिटल क्या है? जापानी कैपिटल मैंने आपको अभी बताई थी, टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। भारत की आपको पता ही होगा, दिल्ली और रुपया। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। एडीबी की 58वीं बैठक मिलान इटली में होगी, जहां आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। किस पे? आर्थिक सहयोग पर चर्चा होगी। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तभी किस राज्य में किया? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और उड़ीसा। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? बिहार और दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कब से कब तक चलेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम की हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चलेगा? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम कब से कब तक चलेगा? तो ये 4 मई से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 4 मई से 15 मई तक। अच्छा, हम इसके आयोजन की बात करें तो इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? बिहार में हुआ है। कहाँ पे हुआ है इसका उद्घाटन? बिहार में हुआ है। अच्छा, हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, इसमें टोटल कितने खेल हैं? तो इसमें टोटल 28 खेल हैं। कितने खेल शामिल किए गए हैं? 28 खेल हैं, जो ओलंपिक के साथ साथ गैर ओलंपिक और भारत के पारंपरिक जो घरेलू खेल है उनको भी इसमें शामिल किया है। इसमें कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? तो लगभग 8500 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी? 8500 से अधिक खिलाड़ी। कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 85 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार में जो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर पैदा करना। बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देना और युवा प्रतिभाओं को अपने क्षमता को अवसर प्रदान करना, युवा क्षमताओं को
युवाओं को अपनी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर हम बिहार की बात कर ही रहे हैं तो बिहार की कैपिटल बता दीजिए आप। तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। एक सेकंड, यहाँ दिख नहीं रहा है। क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल? मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है महाराष्ट्र के सीएम? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी। अच्छा, गुजरात के कैपिटल और करेंसी सॉरी, गुजरात की कैपिटल बताइए, गुजरात के सीएम बताइए। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है गुजरात की कैपिटल? गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के हम सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है गुजरात के गवर्नर? आचार्य देवव्रत। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण। अच्छा, उड़ीसा के गवर्नर बताइए, उड़ीसा के गवर्नर कौन है? हरिबाऊ। हरिबाऊ कंभापति। कौन है उड़ीसा के गवर्नर? हरिबाऊ कंभापति। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया, जिससे राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में एंथनी अल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एंथनी अल्बानीज को दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं, जो दोबारा से दूसरी बार बने हैं। ये कौन? एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कब? दूसरी बार। ये पहले 2022 में ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने थे। 31वें प्रधानमंत्री थे 2022 में। अभी 2025 में इनको दोबारा से ये प्रधानमंत्री बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। क्या है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी? डॉलर। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? डॉलर। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्या है कनाडा की कैपिटल? ओटावा। और कनाडा की करेंसी क्या है? डॉलर। ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? ब्रिटेन की करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन की करेंसी की बात करें तो ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। क्या है ब्रिटेन की करेंसी? पाउंड। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। एंथनी अल्बानीज मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने। वे ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के नेता हैं। किसके नेता हैं? ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी के ये नेता हैं एंथनी अल्बानीज। तो इनको 2025 में संघीय चुनाव में पार्टी की जीत के बाद पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पढ़ते हैं इसी के साथ। हाल ही में किस भारतीय बल ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी
माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो अभी भारतीय सेना ने, किसने, भारतीय बल ने दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी, पहली बात तो अब उनको एक उस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मिल रहा है, दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मकालू दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट मकालू। अगर माउंट मकालू की हम बात करें तो माउंट मकालू की हाइट कितनी है, तो माउंट मकालू की हाइट कितनी है बताओ, तो माउंट मकालू की हाइट है 8,485 मीटर। कितनी है इसकी हाइट? 8,485 मीटर इसकी हाइट है, किसकी? माउंट मकालू की। तो इस पर चढ़ाई किसने की है अभी हाल ही में? इंडियन आर्मी ने की है, भारतीय थल सेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, या भारतीय नौसेना इंडियन नेवी। तो अभी इसमें दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर आईटीबीपी ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। किस पे? किसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आईटीबीपी ने। किसने? आरती आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन और बॉर्डर पुलिस। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और एनडीआरएफ की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो इसके इसको कब लाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी आईटीबीपी की, और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी हमारी, कब हुई थी? 1962 में। और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हमारी एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। ये ज्यादातर चीन से लगे हुए जो है वहां पर ही होता है, आईटीबीपी को वहां पर ही लगाया जाता है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू, कौन सी? दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू 8,485 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उपलब्धि उनकी उच्च पर्वतारोहण क्षमता पर साहस का प्रमाण है और आईटीबीपी को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है। आईटीबीपी को वैसे भी पर्वतीय क्षेत्रों में भी विशेष प्रशिक्षण ऑलरेडी प्राप्त है। विशेष रूप से भारत चीन सीमा में ये कठिन इलाकों में होती है। कौन सी? आईटीबीपी कहाँ पे होती है? भारतीय चीन सीमा में कठिन इलाकों में ये होती है। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ, आज का यहीं तक। ये कुछ रिवीजन के क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं एक बार एक नजर में। तो हम बात करें रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स किस संस्थान ने विकसित किया है ताकि सर्पदंश के इलाज में मदद मिल सके? तो रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स किसने लॉन्च किया है? तो रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स किसने लॉन्च किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलुरु ने रसेल वाइपर के लिए बेनम मैप्स तैयार किया है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस? 21 अप्रैल को। अप्रैल 2025 में किस प्रमुख वैश्विक व्यक्ति के निधन पर भारत ने 3 दिन की राजकीय शोक घोषित किया था? तो पॉप फ्रांसिस के निधन पर भारत ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए कंप्यूटर चिप का नाम क्या है? तो आयरन बोर्ड नाम है। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए कंप्यूटर चिप का क्या नाम है? तो आयरन बोर्ड नाम है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश ने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज किस देश ने बनाया? तो चीन ने बनाया। किसने बनाया? चीन ने बनाया है। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कर रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? संयुक्त अरब अमीरात डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कर रहा है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें किस राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। कहां पर नियुक्त किया गया अरविंद श्रीवास्तव को? वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसको? अरविंद श्रीवास्तव जी को। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। और ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है। अगर आपको ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ये हमारा एड्रेस है 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर इंद्रपुरी भोपाल सी सेक्टर। आप आइए एक बार विजिट करिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो रेगुलर देखिए क्लासेस को। और ये हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, एकेडमी है हमारी। और ये कुछ नंबर हैं हमारी संस्था के। अगर आपको करियर से रिलेटेड
या फिर पढ़ाई को लेकर कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको अगर कोई बात साझा करनी, भले ही नहीं पढ़ने आना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सजेशन के लिए। तो बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। जय श्री राम।